आज बात करने वाले हैं 6 ऐसे लग्नों के बारे में जहां सूर्य को कारक कहा जाता है। अब वीडियो शुरू करूं उसके पहले एक बात का जवाब दे देता हूं। बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर आपने 6 लग्न बता दिए, तो बाकी की वजह जो 6 लग्न हैं उनका क्या करें? सूर्य उधर पे अच्छे नहीं होते या उनको बल नहीं देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। जैसा मैंने कहा, हर लग्न और राशि के लोगों को बल देना चाहिए, तरीका अलग अलग होगा। जैसे अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह कारक है, तब उस कारक ग्रह को आप रत्न से भी बल दे सकते हैं, मंत्र से बल दे सकते हैं, बीज मंत्र से बल दे सकते हैं, उससे संबंधित उपाय रेमेडीज कर सकते हैं। लेकिन अगर वो ग्रह कारक नहीं है तो आप उसका रत्न नहीं पहन सकते, कुछ दशाओं में आप उसके बीज मंत्र नहीं जप सकते, यानी आपको उसको बल देने के तरीके में चेंज करना होगा। बस यही रीजन है कि कारक सूर्य जब आपके लग्न के अकॉर्डिंग कारक होते हैं तो उनकी पोजीशन थोड़ा और पावरफुल हो जाती है, यानी अपने प्रभाव में और वृद्धि हो जाती है। अब वो लग्न कौन कौन से हैं? पहला लग्न है मेष लग्न। अगर आपकी जन्म कुंडली 1 नंबर से शुरू हो रही है तो आपको ये जानना चाहिए कि आपके लग्न के अकॉर्डिंग सूर्य कारक होते हैं। यहां बात सिर्फ लग्न की हो रही है, इसे चंद्र राशि से मत देखिएगा। सूर्य आपके लग्न में जो कारक होते हैं आपके पंचम भाव के स्वामी होते हैं। 5वां भाव विद्या का, पूर्व जन्म का, आपके अच्छे कर्मों का, आपके बच्चों का, संतान का, आप कितना बौद्धिक रूप से कितना सक्षम है, ये चीज पंचम भाव से देखी जाती है। पेट भी पंचम भाव से ही पता चलता है। अगर पंचम भाव पीड़ित हो, इसीलिए बोला जाता है कि पेट से संबंधित परेशानियां देखने को मिलती हैं। पंचम भाव में सूर्य की राशि होना ही ये दिखाती है कि इंसान बहुत इंटेलिजेंट होगा, सही समय में सही फैसला लेना। ऐसे इंसान को जन्मजात उसके अंदर ये गुण होगा समझदारी का, कि वो मौके जो भी उसको अवसर मिलते हैं उनको तुरंत ग्रैब कर लेता है। ऐसा इंसान बहुत प्रभावशाली भी होगा और ऐसे इंसान को अपने जीवन में बहुत ऊंचे जो लेवल की चीजें होती हैं, जैसे जॉब भी है तो जॉब में भी जो ऊंचे लेवल की जॉब होती है, राजनीति या बड़े स्तर पर काम करना चाहिए। मेष लग्न में सूर्य की स्थिति कहां पर अच्छी नहीं होती? सूर्य आपके सप्तम भाव में, अष्टम भाव में न हो तो ज्यादा बेहतर है। 7वें भाव में इसलिए क्योंकि सप्तम भाव में एक तो उनकी नीच राशि होती है, दूसरा 7th हाउस में जब भी सूर्य बैठते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया, फुल ऑफ एनर्जी वाला ग्रह है, इतना ज्यादा पावरफुल है कि जिस भाव में बैठते हैं उस भाव को जलाना शुरू कर देते हैं। तो 7th हाउस में अगर सूर्य हैं और अपनी नीच राशि में है तो ये वैवाहिक जीवन को तबाह करके रख देगा। और मोस्ट प्रोबेबली अगर आपकी कुंडली में 7th हाउस को कहीं और से ताकत नहीं मिल रही तो रिश्ता टूटने की कगार पे भी पहुंच जाएगा। अष्टम भाव में इसलिए क्योंकि देखिए, सूर्य और चंद्रमा को अष्टम का दोष तो नहीं होता, लेकिन अष्टम में आकर सूर्य कमजोर हो जाते हैं। पंचम का स्वामी अष्टम में जाएगा, कुछ मामलों में तो बहुत अच्छा है। ऐसा इंसान ज्योतिष, तंत्र मंत्र, ऑकल्ट ये सब चीजें सीख लेगा और इन सब चीजों की तरफ इंटरेस्ट भी होगा उसके अंदर इंट्यूशन पावर अच्छी होगी, लेकिन बाकी चीजों में उसकी लाइफ में स्ट्रगल बढ़ जाएगा। तो सप्तम और अष्टम को छोड़कर बाकी आपकी मेष लग्न की कुंडली में सूर्य कहीं पर भी बैठे हों, ये आपको बहुत बुरा प्रभाव नहीं देंगे। बहुत सारे लोग पूछेंगे सर आपने तीसरा और 12वां भाव क्यों छोड़ दिया? तीसरा भाव इसलिए क्योंकि तीसरे भाव में सूर्य बहुत अच्छा रिजल्ट करते हैं, यहाँ पे वो पराक्रम को बढ़ाने वाले होते हैं। तीसरे भाव में सूर्य के होने का मतलब यही है कि ऐसा इंसान अंदर से बहुत जिद्दी होगा, जो चाह लेगा वो पा लेगा, वो अपने अकॉर्डिंग अपना जीवन जीना पसंद करेगा। 12वां भाव इसलिए क्योंकि वो पंचम के स्वामी है। जब पंचम के स्वामी का संबंध 12वें भाव से बनता है तो ऐसा इंसान अपने नॉलेज के दम पे बस वो अपने जन्म स्थान को छोड़ दे, वो जन्म स्थान में न रहे, तो अपने नॉलेज के दम पे वो इंसान समाज में मान सम्मान, पैसा, रुतबा सब कमाता है। सूर्य अगर आपकी जन्म कुंडली में वैसे भी बली हैं तो समाज में आपका रुतबा जिसे कहते हैं ना, डोमिनेटिंग होना, समाज में आपका नाम, पहचान, ये ऑलरेडी सूर्य के मजबूत होने से मिलता ही है। यही रीजन है कि अगर कोई ये क्वेश्चन पूछता है कि मैं पॉलिटिशियन बन सकता हूं यानी पॉलिटिक्स में जाऊं या नहीं, तो न चाहते हुए भी हर ज्योतिषी सबसे पहले उसकी कुंडली में सूर्य की स्थिति को देखते हैं। तो पहला लग्न है मेष लग्न, जिसमें सूर्य कारक होते हैं, बशर्ते सूर्य की स्थिति आपके सप्तम और अष्टम में न हो तो ज्यादा बेहतर है। अगर इस भाव में सूर्य की स्थिति है भी तो तुरंत ये चेक करिए कि अगर वो सप्तम में है तो शुक्र के साथ उनकी तात्कालिक मित्रता कैसी है, और अगर अष्टम में है तो मंगल के साथ उनकी तात्कालिक मित्रता कैसी है। नवमांश में सूर्य की स्थिति को देख लीजिए, उनके नक्षत्र को देख लीजिए, उनकी डिग्री को देख लीजिए, और ये देख लीजिए कि सूर्य नवमांश में जिस राशि में बैठे हैं उस राशि का राशिपति आपकी जन्म लग्न यानी लग्न कुंडली में कैसी स्थिति में है। दूसरा लग्न है वृषभ लग्न। अगर आपकी जन्म कुंडली 2 नंबर से शुरू होती है तो यहां पर सूर्य कारक तो नहीं होते, लेकिन सूर्य न्यूट्रल हो जाते हैं, क्योंकि सूर्य वृषभ लग्न वालों के लिए सुख भाव के स्वामी बनते हैं 4th हाउस के। 4th हाउस से लग्जीरियस जीवन देखते हैं। 4th हाउस जो होता है प्रॉपर्टी का होता है, भूमि, भवन, वाहन, आपके घर का सुख, आपका कंफर्ट जोन। चौथे भाव में, हालांकि सूर्य चौथे भाव में अगर बैठे हो तो यहां पर वो दिशा बल विहीन हो जाते हैं, लेकिन यहां चौथे के स्वामी होकर सूर्य जिस भाव में बैठेंगे वहां से आपके सुखों को जोड़ देंगे। सपोज दैट किसी की वृषभ लग्न हो, सूर्य तीसरे भाव में बैठे हो, ऐसे इंसान को आप देखिएगा गरीब से गरीब परिवार में उस बच्चे का जन्म हुआ, वो अपने यंग एज में सब कुछ अपने दम पे कमा लेगा, अपनी मेहनत से, बिना किसी की मदद के। चौथे भाव का स्वामी दशम में बैठा हो तो ऐसा इंसान काम ही इसलिए करता है कि वो अपने कंफर्ट जोन को मेंटेन कर पाए। मतलब वो काम करेगा, चाहे वो जॉब करे, नौकरी करे या बिजनेस करे, वो सारी चीजें यानी सुख सुविधाएं अपने घर में जुटा लेगा।
चौथे भाव का स्वामी 11वें भाव में बैठा हो तो ऐसा इंसान प्रॉपर्टी, भूमि, भवन, वाहन, ये सारी चीजें अर्ली एज में बनाना शुरू कर देता है। हर जगह एक कंडीशन लागू होगी सूर्य की स्थिति। कई बार हम जन्म कुंडली में ये देखते हैं कि ग्रह बहुत अच्छी पोजीशन में बैठा है लेकिन फिर भी इंसान को रिजल्ट नहीं मिल रहा। इसीलिए मैं आपसे हर बार ये कहता हूं कि उनके नक्षत्र को, उनकी डिग्री को, उनके नवमांश में स्थिति को जरूर देख लिया करिए। कभी कभी जो ग्रह होता है वो दिखता मजबूत है लेकिन एक्चुअली जब आप उसे एग्जामिन करते हैं तो आपको पता चलता है उसके पास बिल्कुल पावर नहीं है। तो वृषभ लग्न में सूर्य की स्थिति कहां पर है कि सूर्य छठे भाव में सही नहीं है, मतलब छठे भाव में सूर्य हो तो ये अच्छा नहीं है, अष्टम भाव में सूर्य हो तो ये अच्छा नहीं है, 12वें भाव में भी सूर्य का होना अच्छा नहीं माना जाता। छठे भाव में इसलिए क्योंकि देखिए छठे भाव में सूर्य का जो राशि है वो नीच राशि होती है और नीच राशि में जब सूर्य छठे भाव में पड़ते हैं तब इंसान परेशानियों से घिरने लगता है। वैसे सूर्य अगर छठे भाव में बैठे हो तो ऐसा इंसान शत्रुहंता हो जाता है, अपने दुश्मनों के ऊपर हावी होगा, बीमारियों को कवर कर लेगा, कर्ज को, ऐसे इंसान के ऊपर कर्ज नहीं हो सकता, अगर कर्ज होगा तो उसे ससम्मान उतार देगा। लेकिन नीच राशि में सूर्य अगर छठे भाव में चले जाएंगे तो ऐसा इंसान परेशान हो जाएगा। रोज नए नए दुश्मन बनना, नई नई बीमारियां होना या नए तरीके से उसकी लाइफ में ऑब्स्टेकल, बाधाएं आना, ये चीज सूर्य देते हैं। अष्टम में तो मैं हर कुंडली और लग्न में ये कहता हूं कि अष्टम में सूर्य का होने का मतलब है सूर्य कमजोर हो गए, अब यहां पे आपको सूर्य को बल देना चाहिए। चौथे भाव का स्वामी अष्टम भाव में जाएगा तो यहां पर थोड़ा सुखों में कमी करने वाला होगा। 12वें भाव में सूर्य की उच्च राशि होती है और जब 12वें में सूर्य उच्च के होकर बैठते हैं तो ये शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से थोड़ा परेशान करते हैं। 12वां भाव हमारे खर्च का भाव होता है। यहां पे सूर्य का बली होने का मतलब है आपकी लाइफ में अब दूसरों से ज्यादा स्ट्रगल होगा। हर वो चीज जो आपको चाहिए उसके लिए आपको दूसरों से 2 कदम ज्यादा चलना पड़ेगा, 2 घंटे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो दूसरा लग्न है वृषभ लग्न, जहां सूर्य कारक तो नहीं होते लेकिन सूर्य न्यूट्रल होते हैं और यहां पर सूर्य की स्थिति अच्छी होना जरूरी है। और अगर अच्छी हो, दशम भाव वगैरह से सूर्य संबंध बना लें, शनि से तात्कालिक मित्रता हो उनकी, तो ऐसा इंसान अपने जीवन में अपने दम पे हर एक लग्जरी से जुड़ी चीजें पा लेता है। तीसरा लग्न जहां सूर्य कारक नहीं होते लेकिन यहां पर भी सूर्य की स्थिति अच्छी होना जरूरी है, वो है कर्क लग्न। कर्क लग्न में भी सूर्य कारक नहीं होते, सिर्फ धन भाव के स्वामी होते हैं। लेकिन क्योंकि वो धनेश हैं और पूरे ग्रहों के राजा हैं, इस वजह से वो जिस भाव में बैठेंगे वहां से आपके धन को जोड़ देंगे। हम लोग अक्सर सोचते हैं कि अगर हमें देखना है हमारे पास कितना पैसा होगा तो धन भाव को देखो, पंचम को देखो, नवम को देखो, एकादश को देखो। ये हर भाव अलग अलग है, आपको समझना पड़ेगा, ये हर भाव अलग अलग है। धन भाव जो दिखाता है वो आपका पैसा, आपकी पैतृक संपत्ति, आप कितना बचा लिए, वो दूसरा भाव है। पंचम भाव है अपने ज्ञान से कितना कमा लिए, ये पंचम भाव है। नवम भाव है कि भाग्य से कितना मिल गया और 11वां भाव है खुद कितना कमाए। जो मिला, जन्म लेते ही जो मिला उसको अलग कर दीजिए, 11वां भाव है खुद के दम पे कितना कमाए। तो सूर्य दूसरे भाव के स्वामी होते हैं, इसलिए यहां पर सूर्य की स्थिति को, अगर सूर्य अच्छी स्थिति में है तो ये धन के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। क्योंकि कर्क लग्न चंद्रमा, मंगल और गुरु से प्रभावित लग्न है और ये तीनों ग्रह सूर्य के लिए नैसर्गिक मित्र ग्रह हैं। चंद्रमा वैसे किसी को भी अपना शत्रु नहीं मानते, सूर्य से उनकी स्थिति अगर अच्छी हो तो रिजल्ट ज्यादातर अच्छे देखने को मिलते हैं। मंगल सूर्य तात्कालिक, माफ करिएगा, नैसर्गिक मित्र होते हैं, पराक्रम योग बनाते हैं। गुरु और सूर्य बहुत अच्छी युति और दृष्टि संबंध माना जाता है। ये अगर जन्म कुंडली में हो तो कहते हैं कि 100 राजयोगों के ऊपर इनका राजयोग भारी होता है। यहां पर सूर्य चौथे भाव में ना हो और अष्टम भाव में ना हो। चौथे भाव में इसलिए क्योंकि एक सूर्य यहां पर दिशा बल विहीन हो जाते हैं और चौथे भाव में उनकी नीच राशि होती है। ये आपके घर परिवार में परेशानी, प्रॉपर्टी के लिए परेशानी, जीवन को संघर्ष बनाना, कार्य क्षेत्र में अस्थिरता, अनस्टेबिलिटी, ये लाते हैं सूर्य। 8वें भाव में, जैसा मैंने बताया, हर लग्न के लिए सूर्य अगर अष्टम भाव में गए तो नैसर्गिक रूप से उनका जो भी प्रभाव है वो आपसे वापस खींच लेंगे। और सूर्य जब तक आपकी जन्म कुंडली में बली है, याद रखिएगा, आपके ऊपर कभी कोई हावी नहीं हो सकता। ना तो आप किसी से डरेंगे और ना तो आपको कोई डरा सकता है, ये चीज। तो कर्क लग्न वो अगला लग्न है जिसमें हम ये कह सकते हैं कि सूर्य कारक तो नहीं होते लेकिन सूर्य का बली होना बहुत जरूरी है और बली अगर सूर्य हैं तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। अगला लग्न है सिंह लग्न। अगर आपकी जन्म कुंडली 5 नंबर से शुरू होती है तो सूर्य आपके लिए कारक होते हैं। यहां पर न्यूट्रल वाली बात नहीं, सूर्य यहां कारक ही होते हैं क्योंकि वो लग्न के स्वामी होते हैं और ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल लग्न कहा जाता है। इस लग्न के लोग बहुत शक्तिशाली होते हैं, मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी। ऐसे लोगों की हिम्मत को आप जनरली तोड़ नहीं सकते। ऐसी कोई परिस्थिति नहीं जिस परिस्थिति को ये लोग टैकल न कर लें। ये सूर्य से संबंधित लग्न होता है। यहां पर जो सूर्य होते हैं आपकी जन्म कुंडली में, अगर सिंह लग्न है आपका, तो जनरली सभी भावों में सूर्य आपको अच्छे रिजल्ट देंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, जैसे मैंने आपसे कहा, मैंने आपको इससे पिछले लग्न में हर वो भाव बताया जहां पर सूर्य की नीच राशि होती है कि सूर्य यहां ना हो। लेकिन आपकी अगर सिंह लग्न है और तीसरे भाव में सूर्य बैठे हैं जहां उनकी नीच राशि होती है, तो भी ऐसा इंसान पराक्रमी हो जाएगा। अब आपको समझ में आया कि ज्योतिष काम कैसे करता है। जो आपको ऐसा लगता है ना कि आपने सोचा कि मैं कोई एक राशि रट लेता हूं, कोई एक भाव रट लेता हूं, इस भाव में मैं ये बोलूंगा कि जब ये ग्रह इस भाव में बैठेगा तो हमेशा अच्छे रिजल्ट करेगा। गलत। ज्योतिष का असली खेल यहीं से शुरू होता है
कि कई बार ग्रह नीच राशि में भी बैठ के भी इंसान को आसमान में पहुंचा देगा, और कई बार ग्रह आपके सामने बहुत मजबूत स्थिति में दिखाई देगा लेकिन एक्चुअली में उसके पास बल नहीं होगा। तो यहां पर सिंह लग्न की जब बात करें तो यहां पर तीसरे भाव में भी सूर्य हैं, तो हाँ, ऐसा इंसान दूसरों से थोड़ा ज्यादा स्ट्रगलिंग होता है लेकिन अपनी लाइफ में पा सब कुछ लेता है। और इसके अलावा सूर्य को आप कहीं पे बैठा दीजिए, अब क्योंकि वो लग्न के स्वामी हैं तो छठे में बैठेंगे तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो गए, या अगर आप किसी से प्रतिस्पर्धा करते हैं, खुद का बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, सब कुछ दिला देंगे लेकिन मेहनत के बाद। अष्टम में बैठेंगे तो स्ट्रगल बढ़ा देंगे, हर वो चीज जो आप चाहते हैं आपसे 2 कदम दूर चली जाएगी। आप ये गौर करिएगा, जिनके जिनके भी सिंह लग्न है और अष्टम भाव में सूर्य हैं, तो आपने ये जान लिया होगा अपने जीवन में कि जो चीज आपको चाहिए होती है वो चीज दूसरे को जल्दी मिल जाएगी, आपको उसमें 4 घंटे और मेहनत करनी पड़ेगी। और ऐसा एक काम में नहीं होता, हर काम में आपको एक चीज मिल गई, दूसरा पाने की कोशिश करेंगे, उसमें भी सेम चीज यही होगी। तो इसलिए लग्न के स्वामी हैं तो छठे, 8वें, 12वें में ना हो तो ज्यादा बेहतर है, ना हो तो ज्यादा बेहतर है। हैं भी तो मैं अष्टम भाव को यहां पर सिर्फ कहना चाहूंगा कि अष्टम भाव में सिर्फ सूर्य ना हो, बाकी अगर सूर्य 12वें में भी होंगे तो मैं जानता हूं कि ऐसा इंसान, क्योंकि सिंह लग्न बहुत कैपेबल लग्न होता है, ये मोस्ट पावरफुल लग्न में इनकी गिनती की जाती है। 12वें भाव में भी सूर्य अगर हैं तो ऐसा इंसान मेहनती होगा और मेहनत के दम पे वो बना सब कुछ लेगा। लेकिन क्योंकि लग्न के स्वामी हो तो इन भावों से संबंध ना बनाएं तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन आपकी लग्न के लिए, मतलब 5 नंबर से अगर आपका लग्न शुरू होता है तो सूर्य आपके लिए कारक होते हैं, ये बात आपको याद रखनी चाहिए। अगला लग्न है वृश्चिक लग्न। अगर आपकी जन्म कुंडली 8 नंबर से शुरू होती है तो आपके लिए सूर्य कारक होते हैं, क्योंकि आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग सूर्य दशम के स्वामी होते हैं। हालांकि दशम भाव को उन भावों में नहीं गिना जाता जहां पे किसी ग्रह को कारक कहा जाए, लेकिन मैंने पर्सनली जितनी भी वृश्चिक लग्न की कुंडली देखी है, यहां पर अगर सूर्य अच्छी स्थिति में है तो ये इंसान को अच्छी नौकरी, अच्छा बिजनेस या राजनीति या समाज से जुड़े बड़े काम दिलाने में या करवाने में सफलता दिला देते हैं। ऐसा इंसान समाज में बहुत ऊंचे लेवल तक पहुंच जाता है। अब वृश्चिक लग्न का मतलब यह है कि सूर्य आपके 12वें भाव में ना हो, क्योंकि 12वें भाव में सूर्य की एक तो नीच राशि, और वैसे भी सूर्य, जैसा मैंने आपसे बताया, 6, 8, 12 में बहुत कम ऐसे ग्रह होते हैं जो बहुत अच्छा रिजल्ट करें। विपरीत राजयोग की बात मैं यहां पर इसलिए नहीं कर रहा हूं, बहुत सारे लोग के दिमाग में चल रहा होगा कि सर विपरीत राजयोग की बात करिए, कि विपरीत राजयोग में जब भी विपरीत राजयोग की बात होती है तो हमको लगता है विपरीत राजयोग मतलब कोई ऐसा राजयोग है जो हमको बिल्कुल अचानक जमीन से उठा के आसमान में पहुंचा देगा। जिन जिन व्यक्ति की कुंडली में विपरीत राजयोग है, कभी उनके जीवन के स्ट्रगल को देखिएगा, तब आप समझ पाएंगे कि विपरीत राजयोग कहते किसे हैं। तो वृश्चिक लग्न की कुंडली में सूर्य स्पेशली अगर दशम भाव में हो जाए, चौथे में हो जाए, तीसरे में हो जाए, नवम में हो जाए, एकादश में हो जाए, बहुत अच्छा। 12वें भाव में ना हो तो ज्यादा सही है। अगर दशम के स्वामी होकर छठे में भी बैठे हैं तो अच्छा है। ऐसे बच्चे शुरुआत में ही बहुत बड़ा एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम या बहुत बड़ा जॉब, इस तरह बहुत अर्ली एज में जो है कंप्लीट कर लेते हैं। 7th हाउस देखिए, एक ऐसा हाउस है जहां पर सूर्य बैठेंगे तो अगर कारक हैं थोड़ा सा रियायत कम कर देंगे, लेकिन कारक नहीं है, और अगर कारक हैं, दोनों ही कंडीशन में वैवाहिक जीवन को तो सूर्य परेशान करते हैं। मेक श्योर कि अगर आपकी जन्म कुंडली के 7th हाउस में सूर्य हैं तो उनके साथ या तो कोई शुभ ग्रह हो या सूर्य के ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो। एक चीज और आपसे बताना चाहूंगा, जब भी हम किसी ग्रह के मजबूत या कमजोर होने की बात करते हैं तो उसके ऊपर ग्रहों की दृष्टि को जरूर देखा करिए। अगर उसको कोई अच्छे ग्रह देख रहे हैं तो उसकी ताकत में वृद्धि होगी, अगर उसको कोई खराब ग्रह देख रहे हैं तो उनके ताकत में कमी होने लगेगी। तो वृश्चिक लग्न अगला वो लग्न है जहां सूर्य कारक होते हैं। नेक्स्ट लग्न और अंतिम लग्न है धनु लग्न। धनु लग्न में सूर्य इसलिए कारक होते हैं क्योंकि वो आपके भाग्य के स्वामी होते हैं। अब देखिए सूर्य यहां पर, जैसे मैंने आपसे बताया कि सूर्य नीच राशि में होते हैं, तो मैंने आपको कई भाव बताए ना, लेकिन जैसे मैंने आपको सिंह लग्न के लिए बताया कि तीसरे में सूर्य कारक हो जाते हैं। अब देखिए धनु लग्न में सूर्य की नीच राशि एकादश भाव में बनती है और भाग्य के स्वामी हैं। अगर किसी इंसान का धनु लग्न है और सूर्य उसके एकादश भाव में बैठे हैं, बस वो डिग्री और नक्षत्र से अच्छे हों, बस वो डिग्री और नक्षत्र से अच्छे हों, उनके ऊपर एक से ज्यादा पाप ग्रहों का प्रभाव ना हो, और सूर्य जो है नवमांश में उनकी स्थिति कमजोर ना हो, यही एकादश भाव और नीच राशि में सूर्य इंसान को जमीन से उठा के आसमान में रख देंगे। ऐसे इंसान को कहा जाता है अपने जीवन में अतुलित धन कमाने वाला। अतुलित धन मतलब ऐसा पैसा जो मीजर ना किया जा सके। मुझे नहीं पता कि आपके पास कितने रुपए हैं, आप करोड़पति हैं कि अरबपति हैं, आप समझिए वही है ना, नीच राशि है, लेकिन फिर भी भाग्य का स्वामी होकर एकादश में बैठ रहे हैं, जहां पे सूर्य को बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट देने वाला कहा जाता है, तो सूर्य यहां पे बहुत अच्छे रिजल्ट करते हैं। इसके अलावा जनरली 6, 8, 12 इनमें ग्रह ना हो तो ज्यादा सही है। भाग्य भाव का स्वामी है तो मोस्ट प्रोबेबली अगर आपका धनु लग्न है, 9 नंबर से कुंडली शुरू हो रही है, तो अष्टम में तो सूर्य न ही होने चाहिए, क्योंकि भाग्य का स्वामी जब अष्टम में जाता है तो हर भाग्य को वो स्ट्रगल के पीछे छुपा देता है। इंसान कोई चीज उसको पाना है तो दूसरे लोग उसी काम को नॉर्मल मेहनत करके पा लेंगे। भाग्य का स्वामी जब अष्टम में जाता है तो जो भाग्य होता है वो संघर्ष के बहुत पीछे छिप जाता है। आप मेहनत कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं और कड़ी मेहनत कर रहे हैं, फिर आपको ये लगने लगा कि बस मैं मेहनत कर रहा हूं, मुझे मिल क्यों नहीं रहा, तब कहीं भाग्य निकल के सामने आता है। तो ऐसा इंसान कैपेबल, जब बहुत ज्यादा कैपेबल हो जाता है, तब चीजें जनरली उसको दी जाती हैं।
तो धनु लग्न है तो अष्टम भाव में सूर्य ना हो तो ज्यादा बेहतर है। इसके अलावा एकादश भाव में भी देखिए नीच राशि में भी सूर्य हो तो कोई दिक्कत नहीं है। 6-8 12 में सूर्य ना हो तो ज्यादा बेहतर है। तो कुल मिला के धनु लग्न वो लग्न है जिसमें सूर्य कारक होते हैं। अब बाकी के बचे हुए जो लग्न है जिनमें मैंने आपको जो नहीं बताए मीन्स जिनमें सूर्य कारक नहीं होते, उसमें सूर्य की स्थिति को देखिए। अगर आपकी जन्म कुंडली में कोई ग्रह कारक है, कारक होकर वो बहुत अच्छी स्थिति में बैठा है, स्थिति वाइज मतलब उसका डिग्री नक्षत्र वगैरह भी अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। मान लीजिए आपकी कुंडली उस ग्रह के लिए कारक नहीं है या वो ग्रह आपकी कुंडली के लिए कारक नहीं है, तो फिर ये देखिए कि वो किस पोजीशन में, किस भाव में बैठा है। आपने कहा कि वो मेरी लग्न में कारक नहीं है सूर्य, लेकिन दशम भाव में बैठे हैं, तो दशम भाव में बैठे हैं तो मतलब एक चीज उनको मिल गई, दिशा बल। अब इसके बाद देखिए दशम भाव, जिस भाव में बैठे हैं उस भाव के साथ तात्कालिक मित्रता है भाव के स्वामी के साथ। आपने कहा हाँ सर है। दूसरा प्लस पॉइंट, सूर्य और मजबूत हो गए। फिर आपने देखा कि सूर्य दशम भाव में है, उनके पास नक्षत्र डिग्री वगैरह मजबूत है। आपने कहा हाँ सर वो भी मजबूत है, हो गया काम। अब सूर्य यहाँ पे आपको कारक न होकर भी दशम भाव में आपके वर्क फील्ड में आपको बहुत आगे पहुंचा देंगे। अब वो बात अलग है कि सूर्य आपकी कुंडली में अगर कहीं ऐसे भाव के स्वामी हैं जो 6-8 12 इस तरह के भाव स्वामी हैं जहां जनरली कारक नहीं होते ये भाव, तो आपके वर्क प्लेस में थोड़ा सा स्ट्रगल बढ़ा देंगे। फादर और फादर से आपका थोड़ा सा कंट्राडिक्शन हो सकता है, वो भी अगर सूर्य के ऊपर किन्हीं शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए तो वो चीज भी नहीं होगी। मतलब अब ऐसा इंसान ये बोल सकता है कि सर मेरी कुंडली में तो सूर्य लग्न में कारक नहीं थे, लेकिन फिर भी वो दशम में बैठे हैं अच्छी स्थिति में, तो मैं तो ये बन गया या मुझे तो ये मिल गया। यही है ज्योतिष, यही है ज्योतिष। मतलब ज्योतिष किसी भी एक बिंदु से पूरा फलादेश नहीं करती, हाँ एक बिंदु पूरा फलादेश करने में मदद जरूर करता है। तो ये थे वो 6 लग्न जहां सूर्य की स्थिति अच्छी मानी जाती है। मैंने आपको वो भाव भी बताया जहां पर सूर्य जनरली अच्छे रिजल्ट नहीं देते, इसके अलावा जनरली सूर्य अच्छे रिजल्ट देते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो चैनल में पोस्ट किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।